हेलो स्टूडेंट्स, UIS में आपका स्वागत है। मैं राजीव वर्मा और यहाँ पर हम लोग आपसे आज जो डिस्कस करेंगे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे UIS से रिलेटेड, उसमें हमने इतिहास के पाठ्यक्रम पर चर्चा प्रारंभ की थी और इतिहास के मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आता है उस पर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर आपसे काफ़ी विस्तृत चर्चा की जा चुकी थी। साथ साथ उस चर्चा के दौरान मैंने आपको यह भी बताया था कि सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें किन टॉपिक्स पर, जो कोर टॉपिक्स भी कहलाते हैं, किन पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना है। इसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न प्राय बन जाते हैं, ये हमारा इसमें उद्देश्य था। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज इतिहास के प्रश्न पत्र 2 पेपर 2 पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते होंगे कि इतिहास के प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत एक तो आधुनिक भारत का इतिहास आता है और दूसरा आपके पास विश्व इतिहास का टॉपिक इसमें आता है। तो आज हमारा जो चर्चा का उद्देश्य होगा वो आधुनिक भारत सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे और आधुनिक भारत के उस कोर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जहां से प्राय प्रश्न अधिक आते हैं और प्रश्नों की प्रवृत्ति भी किस प्रकार की आती है। आप जैसे मेरे पीछे यहां पर देख रहे होंगे सिलेबस में प्रश्न पत्र 2 है। ये कहां से प्रारंभ होगा आधुनिक भारत? आधुनिक भारत देखिए स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री जब से यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश हुआ। आप जानते होंगे कौन सी यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश हुआ, जैसे डच आए, पुर्तगीज आए हमारे पास में, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी हमारे पास आए। और अगर हम क्रमबद्ध ढंग से बात करेंगे तो पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी भारत में आती है। अब यहां पर जब ये कंपनीज भारत में आती हैं तो व्यापारिक कार्यों के लिए आती हैं, तो जनरली इससे संबंधित प्रश्न आपके पास पहले ये बनकर आएंगे कि जब यूरोपीय कंपनी भारत में आए तो उस समय भारत का सामाजिक, राजनीतिक इतिहास और आर्थिक इतिहास कैसा था। ये मतलब एक पहले से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बाकी सिलेबस में क्या चीजें दी गई हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे यूरोपियों का प्रवेश। यूरोपियों का जो प्रवेश, ये पहला टॉपिक आपको यहां पर दिया गया है। तो प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां, जैसे हमने कहा पुर्तगीज हमारे पास हैं, डच हैं, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इसमें बनेगा किस तरह का प्रश्न होगा, यहां पर जब यूरोपीय कंपनी भारत में आती हैं तो उनके बीच में व्यापारिक कार्यों को लेकर वर्चस्व की एक जंग प्रारंभ होती है, यानी कि आपस में युद्ध प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ में जैसे पुर्तगालियों और डचों के युद्ध प्रारंभ हुए, उसी तरीके से डचों के और अंग्रेजों के युद्ध प्रारंभ हुए, उसी तरीके से अंग्रेजों यानी ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसियों के युद्ध प्रारंभ हुए। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे कर्नाटक युद्ध है, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर के रूप में भी देखते हैं, उसी तरह से अंग्रेजों के और बंगाल के नवाबों के बीच में संघर्ष हुए। सिराजुद्दौला का है, प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध का महत्व। अब मैं आपको बताऊं यहां पर क्या रहेगा। आपको सबसे पहले तो एक टॉपिक ये तैयार करना है कि जब यूरोपीय कंपनी भारत में आई उस समय भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास क्या था। एक बिंदु ये ध्यान रखिएगा। और जब ये कंपनी आती है, इनके बीच में संघर्ष चलता है, तो एक महत्वपूर्ण होगा आपके पास एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के रूप में भी देखते हैं, वो देखिए आपका सिलेबस में यहां पे दिया हुआ है। इसे एंग्लो फ्रेंच वॉर के रूप में रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण ये होगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने राजनीतिक कार्यों की शुरुआत करती है तो वो अपने राजनीतिक कार्य शुरू करती है विशेष रूप से बंगाल से, क्योंकि उसका अपना महत्व था। और बंगाल में जब कंपनी अपने राजनीतिक कार्यों की शुरुआत करती है तो हमारे लिए उसमें 2 युद्ध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक है प्लासी और एक है बक्सर। देखिएगा यहां पे प्लासी का युद्ध है सन 1757, ठीक है, प्लासी का युद्ध। और दूसरा हमारे पास है यहां पर बक्सर का युद्ध है 1764 में। अब इन दोनों युद्ध के सारे डायमेंशनल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे कि इनकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये युद्ध किन कारणों को लेकर होते हैं, ठीक बात, और इन युद्ध का भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 2 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो युद्ध से संबंधित पृष्ठभूमि, युद्ध के इसके अलावा मैंने बताया है कारण, और उन युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव भारत के इतिहास पर पड़ा। तो आपके लिए प्लासी और बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध जो हैं, दोनों के दोनों युद्ध हैं, इन दोनों युद्ध का आपस में एक तुलनात्मक अध्ययन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर आप देखिएगा मेरे साथ, भारत में ब्रिटिश कंपनी का प्रसार।
तो आप जब देखेंगे कि सभी यूरोपीय कंपनियां धीरे 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 एक दूसरे से पराजित होती गई। जैसे आप देखो, पुर्तगाली आए तो उन्होंने, डचों ने उनको पराजित किया। उसी तरह से फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने आगे जाकर फ्रांसीसियों को पराजित किया, और भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में बसती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रसार होगा, और भारत के राज्यों, जैसे कि आप बात करेंगे, बंगाल की बात कर सकते हैं, पंजाब की बात कर सकते हैं, मराठों में बात कर सकते हैं, इन सब में जब प्रसार होगा तो आपस में प्रतिद्वंदिता, स्पर्धा भी होगी और उससे जुड़े हुए प्रश्न बनकर आएंगे। तो आप देखेंगे यहां पर जब ब्रिटिश कंपनी का प्रसार भारत में होता है तो यहां पर सबसे पहले आपके पास होगा बंगाल। ठीक है, बंगाल में अगर हम जाएंगे तो मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध। ठीक, अभी मैं आपको पहले ही कह रहा था, अगर मान लीजिए हम यहां तक के सेक्शन को एक साथ मिलाकर पढ़ें, क्या पढ़ें कि ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में विस्तार, और जब ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में विस्तार होगा तो दो युद्ध तो आपको निश्चित रूप से देखने ही पड़ेंगे। एक मैंने आपसे डिस्कस किया था प्लासी का युद्ध, और एक हमारे पास कौन सा होगा, बक्सर का। दो युद्ध हमें देखने पड़ेंगे। तो अगर हम इसी काम को यहां पर देख लें पहले वाले पॉइंट पर, तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी अपने आप क्या होगा, दोबारा से अपने आप तैयार हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक का रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, और आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपस में कोरिलेटेड भी होते हैं। ऐसी भी आप चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, मैसूर। आप जानते होंगे कि मैसूर में हैदर अली का शासन रहा, और हैदर अली के अलावा टीपू सुल्तान का। तो अंग्रेजों के बीच में मैसूर का जो युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न, और खास तौर पे मैं हिंट करना चाहूंगा, मैसूर से जुड़ा हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 4 युद्ध होते हैं, पहला और दूसरा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो एंग्लो मैसूर वार में आप ध्यान रखिएगा, एक तो थर्ड और एक फोर्थ जो होगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, ये इसका कोर टॉपिक होगा। इसके अलावा हम यहां पर आएंगे एंग्लो मराठा वॉर। 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए, तो जो 3 एंग्लो मराठा वॉर है इससे संबंधित प्रश्न आपके पास बनकर आएंगे। पंजाब है, पंजाब का प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो एक तो आपके लिए यहां पे जो मुख्य बात आई वो क्या क्या आई देखेंगे। एक मुख्य बात तो ये आई कि जब आप ब्रिटिश कंपनी से संबंधित यहां पे इस टॉपिक को तैयार कर रहे होंगे तो एक तो आपको तैयार करना है बंगाल। ठीक है, एक हम टॉपिक कौन सा तैयार करेंगे, बंगाल का, और दूसरा टॉपिक आप तैयार करेंगे खास तौर पर मैसूर का, और तीसरा टॉपिक आप तैयार करेंगे यहां पर मराठा का। अगर आप इन 3 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं मैथ, तो आपका कम से कम ये वाला पार्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। चले आगे देखते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है, वो है ब्रिटिश कंपनी से संबंधित उसकी प्रारंभिक संरचना। इसमें हमें यह देखना है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने प्रशासन को चलाएगी तो प्रशासन से जुड़े हुए कुछ एक्ट भी आएंगे, यानी कि कानून वगैरह भी आते हैं। उस एक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न आपके पास बनकर आएंगे। सब एक्ट तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन 2-3 एक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपनी की प्रारंभिक जो हमारे पास प्रशासनिक संरचना है उसमें द्वैत शासन से लेकर, यह द्वैत होगा, द्वैत शासन से लेकर प्रत्यक्ष नियंत्रण तक। द्वैत शासन कब आएगा, 1765 में आता है। तो उससे आगे हमें प्रशासन को आगे पढ़ते जाना है, और इसमें एक पहला मेरे पास यहां महत्वपूर्ण होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। साथ साथ हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यहां पर महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर जो रेगुलेटिंग एक्ट आपके पास होंगे उसमें एक 1773 जो पहला दिया गया है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपके पास होगा। इसी क्रम में जब आप आगे जाएंगे तो 1919 का अधिनियम भी महत्वपूर्ण होता है, 1935 का अधिनियम भी आपके पास महत्वपूर्ण होता है। तो 2 तो ही अधिनियम आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता हुआ स्वरूप, ये टॉपिक देखिए क्या कह रहा है। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसका उद्देश्य क्या था, भारत से व्यापारिक कार्य करना, जैसे सूती कपड़ा लेना है, मसाले लेने, व्यापारिक कार्य। लेकिन धीरे 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 औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अब क्या होता है कि जो यहां पर औपनिवेशिक शासन था उसका स्वरूप बदल जाता है। पहले क्या था, भारत से कुछ सामानों को लेना है और उसका जाकर उनको निर्यात करना, उससे एक मुनाफा कमाना।
बाद में जाकर ब्रिटिश कंपनी ने अपनी रणनीति को बदला और भारत को कच्चे माल का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। तो वो जो उपनिवेश भारत को बनाया, एक कॉलोनी भारत को बनाया, उसका उद्देश्य था भारत से कच्चे संसाधनों की प्राप्ति करना। तो ये जो बदलाव आता है, इस बदलाव को यहां आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये कई बार क्या देखा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों से संबंधित प्रश्न प्राय ज्यादा पूछे गए हैं। यहां पर आप देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व प्रणाली से संबंधित टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, उससे प्रश्न भी बनते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत जैसे स्थायी बंदोबस्त है, जिसे जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी हम जानते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था है और महालवाड़ी व्यवस्था। अब देखो, आपको अगर मैं संक्षिप्त रूप से बताऊं कि आपको करना क्या है, दरअसल इस पूरी लगान प्रणाली के 3 पहलुओं को देखना है। फिर आप एक बार मेरी बात को फिर देखेंगे, समझेंगे या नोट कर लीजिएगा। जमींदारी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है और महालवाड़ी व्यवस्था है। इन तीनों व्यवस्थाओं की विशेषताओं को आप पढ़िए। इसके साथ साथ अगली बात होगी कि इन विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ा। अब ये प्रभाव 2 तरफा हो सकता है, ये सकारात्मक भी होगा और ये नकारात्मक भी हमारे पास होगा। तो और होगा किस पर, वो भी चीज आपको देखनी पड़ेगी। जैसे ब्रिटिश शासन होगा, आपके पास कंपनी का शासन है, भारतीय किसान है, और अगर इसमें कोई मध्यस्थ है, जैसे जमींदारी व्यवस्था में मध्यस्थ होता है जमींदार, तो हमें 2 पहलुओं पर चर्चा करनी होगी कि इसका इन सब पर क्या लाभ पड़ा और साथ साथ इनका प्रभाव नकारात्मक क्या पड़ा। हम कुल मिलाकर देखेंगे इन तीनों व्यवस्थाओं का जो एक कंक्लूजन है, एक संक्षिप्त रूप से जो प्रभाव देखने की अगर बात की जाए तो वो भारत की कृषि व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शोषण की प्रक्रिया जारी होगी, भूमिहीन किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी और भारत की व्यवस्था जो खाद्यान्न मूलक व्यवस्था है वो कमर्शलाइजेशन, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जो जहां पर नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है, वो उस और बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा था, कृषि का वाणिज्यकरण, कमर्शलाइजेशन ये प्रभाव है ही। भूमिहीन कृषकों की बात मैंने आपसे की थी, और इसके अलावा जो भारत की कृषि व्यवस्था है उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ेगी, इनके असंतोष बढ़ेंगे, और यही असंतोष आगे जाकर जब हम कृषकों के आंदोलन की बात करेंगे तो उसका जो मेन कारण हमारे पास है, मुख्य कारण है, वो यही लगान व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इन्हें टुकड़ों में तैयार ना कर एक पूरे तरीके के साथ आप इसको तैयार कीजिएगा। इसके अलावा अब हमारे पास इसमें है वाणिज्य का विस्थापन, अनऔद्योगिकरण। अब चलिए हम पहले इसी को देखते हैं यहां पर कि जो नकारात्मक प्रभाव आपने भारत की कृषि व्यवस्था पर देखा, ऐसा ही नकारात्मक प्रभाव अब भारत के शिल्प उद्योगों पर भी मिलेगा। कारण क्या होगा कि 7वीं सदी में जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, अब भारत को कच्चे माल का स्रोत माना गया, और भारत से ज्यादातर क्या हुआ कि कच्चे माल को लेकर ब्रिटेन भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई, और ब्रिटेन से वहां जो बड़े पैमाने पर मशीनों से सामान बनाए गए, जैसे मान लीजिए सूती कपड़ा बनाए गए या और कोई सामान बनाए गए, उनके लिए भारत जैसे उपनिवेश एक बड़ा बाजार बनेंगे। अगर भारत जैसे उपनिवेश एक बड़ा बाजार बनेंगे तो यहाँ के जो परंपरागत शिल्प उद्योग होंगे उनके प्रति विनाश की नीति अपनाई जाएगी, जिसे हम यहां पर अनऔद्योगिकरण या डिइंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे अब जो परंपरागत शिल्प है उसकी अवनति, उसका डाउन आएगा, और एक नया टॉपिक हमारे लिए यहां पर महत्वपूर्ण रखा गया सिलेबस में, वो है धन का अपवाह। इसका मतलब है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपको देखनी है यहाँ पे, दादा भाई नारोजी की है, और जिसमें यह बताया गया था कि भारत के जो धन का अपवाह ब्रिटेन की ओर होता है वो किन किन कारणों से होता है और क्या परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, ये यहां पर हमें देखना होगा। आगे अगर हम सिलेबस के दूसरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे तो अब देखिए ये लगभग सब एक साथ जुड़कर हमारे पास आएगा। अन्य महत्वपूर्ण पहलू आपके पास होगा वो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की हम बात करें तो जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, कंपनी का शासन हुआ, 1858 के बाद से आप देख रहे हैं भारत में महारानी का शासन शुरू हो रहा है। तो अब सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या पड़े, इसके अंतर्गत जो हमें दिया गया है, स्वदेशी शिक्षा की स्थिति को देखना है, चाहे वो हिंदी है या उर्दू है या संस्कृत है, उस स्थिति को हम देखेंगे। और एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये
ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके पास में, और ये कहलाता है एंग्लो ओरिएंटल विवाद। ये वाला टॉपिक है, कई बार अक्सर मेंस में रखा गया है, जिसे हिंदी में कहा गया है प्राच्यविद आंग्लविद विवाद और इंग्लिश में एंग्लो ओरिएंटल विवाद है। एक्चुअली मैं इस पे थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए इस पे चर्चा कर लूं। दरअसल भारत में 1813 के अधिनियम के द्वारा 1 लाख रुपए के बजट की व्यवस्था थी। तो उसमें विवाद इस चीज पर था कि भारत में जो 1 लाख रुपए का बजट है वो क्या भारत की स्वदेशी शिक्षा के लिए खर्च किया जाए या जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी उस पर खर्च किया जाए। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर करें कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उस पर करें, यही विवाद हमारे पास एंग्लो ओरिएंटल विवाद के रूप में जाना जाता है। इसको हम देखेंगे, भारत में पश्चिमी शिक्षा का जब प्रारंभ होता है तो उसका प्रभाव क्या हमारे पास होगा। आधुनिक मातृभाषा साहित्य जैसे हिंदी हमारे पास है, इनके साथ साथ इसके उदय और इसके विकास की बात करेंगे। इस समय जब भारत में ब्रिटिश शासन चला है तो विज्ञान तकनीक की प्रगति क्या थी, ये अक्सर इस तरह के विषय कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन आपके लिए यहां पर खास तौर पर एंग्लो ओरिएंटल विवाद जरा थोड़ा टॉपिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखिएगा आप इसमें। अब हमारे पास है एक और महत्वपूर्ण है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये टॉपिक है आपके पास सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सुधार आंदोलन 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए। हिंदू धर्म के अंतर्गत चले, मुस्लिम धर्म में चले, पारसी सिख समुदाय में चले, लेकिन खास तौर पर 2 समुदायों में सबसे ज्यादा चलते हैं, हिंदू और मुस्लिम में। इन सुधार आंदोलनों से संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनका स्वरूप, इनका दृष्टिकोण क्या था। इनमें से कई सुधार आंदोलन ऐसे थे जो पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। जैसे मान लीजिए हम बात करें राम मोहन राय का, आपके पास ब्रह्म समाज है उसकी आप बात कर सकते हैं, या मुस्लिम सुधार आंदोलन में आप अलीगढ़ मूवमेंट की बात कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ सुधार आंदोलन ऐसे थे जो अपने धर्म की प्राचीन शुद्धता के द्वारा सुधारों की बात करते थे, चाहे उसमें आप आर्य समाज को ले सकते हैं, ठीक है, वहाबी मूवमेंट को आप रख सकते हैं, देवबंद मूवमेंट को आप इसमें रख सकते हैं। तो यहां फैक्चुअल क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बल्कि इस पार्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस होंगे। इन सुधार आंदोलनों का स्वरूप क्या था और कहां तक ये अपने उद्देश्य में सफल हुए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मैं जो बात कर रहा हूं, इनके स्वरूप पर आप सबसे ज्यादा बात करिएगा, और साथ साथ इनका जो प्रभाव है वो महत्वपूर्ण है। अब चाहे वो ब्रह्म समाज की आप बात कर सकते हैं या अगले और मैटर आएंगे। ये एक और चीज है जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं, भारतीय पुनर्जागरण इसे कहा गया। आप इसमें देखेंगे कई विद्वानों के अनुसार 19वीं 20वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए वो कुछ इतिहासकारों की नजर में एक पुनर्जागरण था भारत में, जबकि कुछ इतिहासकारों की नजर में ये उस तरह का पुनर्जागरण नहीं था जैसा कि आपके पास यूरोप में चला। तो सवाल यूपीएससी में अक्सर ये बनकर आ जाता है कि 19वीं 20वीं सदी में जो भारत में पुनर्जागरण जिसे कहा गया, क्या वो वास्तव में यूरोप के पुनर्जागरण के समकक्ष था, वही सारी विशेषताएं थी। तो ये बिंदु भी इस पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे, आपको जो आगे दिया गया है सिलेबस में वो है ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की अनुक्रिया, मतलब एक तरह का एक प्रतिक्रिया के रूप में आप देख सकते हैं। यहां पर आपको देखने को यह मिलेगा कि ब्रिटिश शासन द्वारा जो भारत में सामाजिक शोषण किया गया, आर्थिक शोषण किया जाता है, राजनीतिक शोषण किया गया, धार्मिक शोषण किया गया, तो उस शोषण से एक बड़े समुदाय में असंतोष देखने को मिलेगा, चाहे वो किसान वर्ग से हो, चाहे वो जनजाति वर्ग से हमारे पास हो, सन्यासी वर्ग से हो, या रियासतें जो हैं उस वर्ग से आप कह सकते हैं। तो वो असंतोष बड़े पैमाने पर मिला, और उसी असंतोष की आगे की जो प्रक्रिया होगी वो विद्रोह के रूप में भिन्न भिन्न रूप से आपको दिखाई देगी। वो आदिवासी विद्रोह भी हो सकते हैं, कुछ आगे चलकर किसान विद्रोह भी आपके पास होंगे, उसी प्रकार से जन सामान्य के विद्रोह भी होंगे। और इन्हीं विद्रोह की श्रृंखला में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रंगपुर है, कोल विद्रोह है, मालाबार का आपके पास मोपला विद्रोह है, संथाल विद्रोह की बात कर सकते हैं, नील विद्रोह है, दक्कन है, मुंडा उलगुलान विद्रोह है। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी विद्रोह आप देखेंगे, मान लीजिए मैं कहता हूं ये आदिवासी आंदोलन है, तो आदिवासी आंदोलन क्यों हुए उसके कारण पर जाएंगे, और साथ साथ उस आंदोलन का स्वरूप क्या था आप उस पर जाएंगे। अगर आप जनजातीय आंदोलन देख रहे हैं तो उसका कारण भी देखेंगे और उसका स्वरूप भी देखेंगे। आगे बात करेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण विद्रोह में अगर मैं चर्चा करूं तो 1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके कई पॉइंट्स
पर संबंधित मेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 1857 के विद्रोह का कारण, यह महत्वपूर्ण चीज है। 1857 के विद्रोह के बाद क्या परिवर्तन हुए, यह महत्वपूर्ण चीज है। और एक मैं और इसमें महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि यह 1857 का विद्रोह सफल विद्रोह था या असफल विद्रोह था, इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार जो मानते हैं वो 1857 के विद्रोह को असफल विद्रोह मानते हैं, तो वहां पर उससे संबंधित प्रश्न आपसे ये बनेगा कि उसके कारण क्या थे। उसी तरीके से आपको इस सिलेबस में भी दिया गया है, यहां पर उसकी असफलता के कारण आपसे पूछा जाएगा। परिणाम क्या रहा, 1857 के बाद क्या परिणाम हमारे पास हुआ, और साथ साथ 1920-30 और उसके बाद हुए किसान आंदोलन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आदिवासी आंदोलन आपको देखना है, किसान आंदोलन देखना है, 1857 का विद्रोह देखना है। इन सब विद्रोह के कारण और उनके परिणाम क्या रहे, उनके स्वरूप क्या थे, इस पर आपको अपना कॉन्सेप्ट, अपनी अवधारणा जो है उसको क्लियर रखना होगा। देखेंगे आगे का मैटर। अब आप देखिएगा, अब यहां पर इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, यहां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होगा। ये जो टॉपिक होगा ये एक्चुअली में टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलता है 1885 से लेकर 1947, ठीक है। और जो माना जाता है इतिहासकारों के बीच कि भारत में यहीं से ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यहीं से क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है हमारे पास कि राष्ट्रवाद क्या है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य क्या हुआ, और अगली बात मैंने आपको क्या बताई है कि राष्ट्रवाद के कारण क्या होंगे, और जिसमें हम देखेंगे कि इतिहासकारों के बीच में जो मुख्य राय है वो ये है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ। जी हाँ, ब्रिटिश शासन की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जो राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। तो हमें क्या करना है, उनका एक मध्यम मार्ग यानी कि एक बैलेंस आंसर जो है वो यहां पर तैयार करना होगा। अब जब 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ यहां पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होगा, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन अपने स्वरूप के आधार पर, अपनी विशेषताओं के आधार पर कई चरणों में चलता है। जैसे नरमपंथी है, गरमपंथी आपके पास है, क्रांतिकारी आंदोलन है, गांधीवादी आंदोलन है, वामपंथी आंदोलन है आपके पास। तो जितने भी आंदोलन मैंने आपको गिनवाए हैं उससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, यहां हम गए तो प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व की रचना आपके पास हो गई। अब नरम दल आया, मॉडरेट्स हमारे पास आए। तो नरमपंथी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी और नरमपंथी आंदोलन की उपलब्धियां क्या रहीं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल उसी के बाद हमारे पास में गरम दल, जिसे हमने कहा कि जो गरम दल है हमारे पास में, तो वो गरम दल से तात्पर्य क्या हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट, इससे तात्पर्य क्या हो सकता है हमारे पास में, और इसके उदय के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, और इनके आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। साथ साथ इसी गरम दल के अंतर्गत ही बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन क्या एक राजनीतिक आंदोलन था, क्या ये एक प्रकार का राजनीतिक और आध्यात्मिक आंदोलन था, इससे संबंधित प्रश्न आपसे बनेंगे। स्वदेशी आंदोलन के अलावा भारत में हम बात करेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ होगा, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के उदय के प्रमुख कारण भारत में शुरू होने वाले रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, ठीक है, और साथ साथ उद्देश्यों में परिवर्तन जो आते हैं उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो गांधी जी के आंदोलन को सिलेबस में अलग रख दिया गया है ताकि हमारे लिए इससे संबंधित कई प्रश्न जो हैं वो बन जाते हैं, और काफी सारे प्रश्न भी इससे रिलेटेड आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैं आपसे बता रहा था वो नरमपंथ के रूप में भी है, गरमपंथी आंदोलन भी है आपके पास, क्रांतिकारी गांधीवादी आंदोलन भी है, लेकिन सिलेबस में बहुत फोकस जो किया गया है वो गांधीवादी आंदोलन का। गांधीवादी आंदोलन में जो महत्वपूर्ण चीज है वो गांधी जी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खुद गांधी जी का जो आंदोलन था उस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में क्या थी, जो गांधी जी के आंदोलन को अन्य दूसरे आंदोलन से अलग करता है। यहां पहले हम देखेंगे गांधी जी के सत्याग्रह से क्या तात्पर्य हो सकता है।
अहिंसा की नीति से क्या तात्पर्य हो सकता है? तो पहले तो गांधी जी के आंदोलन को शुरू करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर गांधीवाद से ही तात्पर्य क्या है। तो मैं यहां पे आपको पहले लिख दे रहा हूं। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि गांधीवाद ही क्या है। अगर हमें गांधीवाद समझ में आएगा तब तो हम इसको समझेंगे। तो एक मुद्दा ये रहेगा। साथ साथ गांधी जी के आंदोलन में जैसे खिलाफत आंदोलन आप ले लेंगे, असहयोग आंदोलन हमारे पास है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसके अलावा उससे जुड़े हुए छोटे मोटे इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट है, गोलमेज परिषद है, ये आया। और इसी के अलावा हम लोग बात करेंगे तो ये छोटे छोटे इसमें बिंदुओं को रख दिया गया है। और फिर बड़ा आंदोलन हमारे पास जो होगा वो है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। कहने का मतलब है कि जो खिलाफत आंदोलन है प्रश्न के अनुसार महत्वपूर्ण है, असहयोग आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो बड़े प्रश्न में पूछे जाने वाला अक्सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा, अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है। और इस प्रश्नों में आप ये रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल आपको लगभग तैयार रखना ही है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए अब कुछ ऐसे छोटे छोटे घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्न भी हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है संवैधानिक विकास। अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि संवैधानिक विकास को आप एक ही बार पूरा कर लीजिए। 1773 से शुरुआत हुई संवैधानिक विकास की और ये चलेगा 1935। तो संवैधानिक विकास में जितने भी हमारे पास कोई चार्टर एक्ट हैं, भारत शासन अधिनियम है, इनमें से महत्वपूर्ण को आप चर्चा जरूर उसको तैयार कीजिएगा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे 1919 का अधिनियम महत्वपूर्ण है। 1935 का जो अधिनियम है ये महत्वपूर्ण है। जब हम क्लास में आपको ये टॉपिक लेंगे तो उसके महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग उससे क्या बन सकती है, किस तरह से उसका उत्तर लेखन किया जाए, ये हम आपको करा देंगे। वहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगर हम लेंगे तो एक आप यहाँ पे ले सकते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक लग रहा है ये, और वो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या वाम दल आप ले लीजिएगा। तो एक हमें ये देखना है कि भारत के अंदर कम्युनिस्ट विचारों का प्रवेश, भारत के अंदर समाजवादी विचारों का प्रवेश, और इन्हीं विचारों के आधार पर हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचार आए, जबकि कांग्रेस से बाहर हमारे पास जो आए कम्युनिस्ट विचार आए। तो आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की हमें बात करनी होगी, और साथ साथ कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी पार्टी बनी उसके अपने विचार क्या थे। और आप देखिएगा कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसने ज्यादातर जो एक्सेप्ट किया है वो समाजवाद के विचार को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, देखिएगा अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अब इसके अलावा यहां पर हम चर्चा कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स हो सकते हैं तो जो नहीं कि हर एक बिंदु से क्वेश्चन बने। ये आप देख रहे हैं अलगाववाद की राजनीति, जिसमें मुस्लिम लीग दिया गया है, हिंदू महासभा है, सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति, सत्ता का हस्तांतरण है और हमारी स्वतंत्रता है देश की। हम इसमें ये देखेंगे एक्चुअली में 1940 से 47 तक ये टाइम हमारे पास चला है। ये 1940 से जो 47 तक का दौर होगा वो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही सांप्रदायिकता का दौर कहलाता है। एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश में सांप्रदायिकता चल रही है। उस सांप्रदायिकता को लेकर मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा, हिंदू महासभा का रोल क्या हमारे पास रहा। तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न अक्सर यह बनता है कि जब देश आजाद हो रहा था, 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय सांप्रदायिक दलों का योगदान, उनकी भूमिका, योगदान क्या कहा जाए बल्कि उसकी भूमिका कहा जाए कि उनकी जो भूमिका थी वो किस प्रकार की थी। कई बार ऐसा भी प्रश्न बनकर आता है कि भारत के विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका, इसको स्पष्ट कीजिए। भारत के विभाजन में गांधी जी की जो भूमिका है उसको स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब है कि जब आप भारत का विभाजन देखेंगे तो जो सांप्रदायिक दल हैं इनकी भूमिका को भी आपको देखना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका को भी देखना है, इसमें भूमिका नेहरू जी की भी आपको देखनी है,
गांधी जी की भी भूमिका आपको देखनी है। तो जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो उस चीज से जुड़ी हुई थी, उस घटनाक्रम से जुड़ी थी, अक्सर इनकी भूमिका पर पूछा जा सकता है। या फिर कई बार ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं जिसमें सारा दामोदार आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है और आपको ही वहां न्याय करना है इतिहास के साथ। मान लीजिए प्रश्न ये बना कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो भारत का अंततः विभाजन हुआ, या 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, आप कहां तक गांधी जी को उसके लिए उत्तरदायी मानते हैं? सीधा सपाट क्वेश्चन तो इस भाषा में कहलाएगा कि भारत के विभाजन के लिए आप गांधी जी को कहां तक उत्तरदायी मानते हैं। यह प्रश्न आपके ऊपर निर्भर कर दिया गया पूरी तरीके से। आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कुछ 50-50 का आंसर भी निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, ये आपके अंदर उस विषय का एक गूढ़ अवधारणा जो है, कहां तक आप उसको समझें, उसको परखने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। इसके अलावा यहां पर हम लोग बात करेंगे आफ्टर 1947 की बात चल रही है आपके पास, और ये मैटर आपको दिया गया है 1947 से लेकर 1964। यहां पर मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं? एक है राज्यों का भाषावाद से जुड़ा हुआ मैटर आपको दिया गया है, क्षेत्रीयता का जो असमानता का प्रारंभ हो रहा है वो है, भारतीय रियासतों का एकीकरण, ये महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए रहेगा। तो यहां पर खास तौर पर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद भारत शासन के समक्ष, भारत की सरकार के समक्ष एक जो बड़ा मुद्दा था वो था कि 550 से ज्यादा जो देशी रियासतें हैं, इन रियासतों का एकीकरण कैसे करें। और आप जानते होंगे जूनागढ़ की समस्या थी, कश्मीर की समस्या रही आपके पास, हैदराबाद की समस्या रही, और चूंकि अभी कश्मीर का मैटर आपने देखा ही है, तो इसलिए कश्मीर पर आप अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ा के रखिएगा। उसी संदर्भों में धारा 370, उसका इतिहास और क्या कारण था कि उसको धारा 370 के रूप में उसको रखा गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वहां पर, तो ये बिंदु एक जानना हमारे लिए थोड़ा सा रुचिकर होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो बस अब इसके बाद कुछ चुनिंदा विषय आपको यहाँ पर रखे गए हैं, और इस चुनिंदा विषयों में एक और चीज देख सकते हैं, अगर इससे कुछ मेंस का ज्यादा अच्छा मैटर निकल आए, वो है हमारे पास आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन। ये 1947 के बाद की बात चल रही है। कुछ भूमि सुधार आंदोलन है, योजनाएं हैं, ग्रामीण पुनर्संरचना राजनीति आपको दिया गया है। और कहने का मतलब है कि आपके बाद में आफ्टर 1947 से जुड़ा हुआ, चाहे उसके बाद में भूमि सुधार आंदोलन को देखा जा सकता है, या भारत में तकनीकी विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास क्या रहा, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा आपसे किए हैं वो है केवल आधुनिक भारत का सिलेबस क्या रहा, और अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे विश्व इतिहास के वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हो सकते हैं जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, और उससे किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।